Without wasting any time further, हम स्टार्ट करते हैं. Welcome to one of the regular classes of essay topic wise presented as a demo class. I'm Shahryar Rana. मेरी डेमो क्लास में ये नहीं चलता ऐसे क्या होगा, ऐसे क्यों ज़रूरी है, ऐसे करने के एसेंशियल्स क्या होंगे. मेरी फ्री क्लास में वही चीज़ चलती है जो रेगुलर क्लास में चल रही होती. मेरी आदत है कि मैं एक रेगुलर क्लास को ही एज अ डेमो बना के प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि बच्चे को पता तो चले कि अगर उसने सेशन ज्वाइन करना है डेमो देख के. कुछ तो बच्चे मेजॉरिटी पहले ही कर चुके होते हैं, लेकिन जो डेमो का वेट कर रहे होते हैं उन्हें पता तो चले कि आखिर सेशन में चलना क्या है. सो आज हम फुल फ्लेज एक ऐसे का टॉपिक करेंगे जो कि हम क्लास में करते होते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्लास में किस तरह से डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स को पकड़ के एक फुल फ्लेज उनके ऊपर एसेज डेवलप करते हैं. और जब आप ये जर्नी मेरे साथ गुजारते हो तो आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि डिफरेंट डोमेन्स के टॉपिक्स आ रहे हैं, उनको किस तरह से करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हैंडल करना है उसको. अभी वैल्यूएशंस मैंने स्टार्ट किए हैं पिछले महीने से. बच्चे पढ़ के आते हैं काफ़ी जगहों से, लेकिन उनका मसला फिर वहीं खड़ा होता है कि उनसे टॉपिक ही डिकोड नहीं होता. टॉपिक के अंदर छुपा हुआ सवाल, डॉर्मेंट कंटेंशन के आखिर पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, वो ही डिकोड नहीं होता. पता नहीं चलता इसमें हमने कॉजेज लिखने थे, पता नहीं चलता इसमें हमने इम्प्लीकेशंस लिखने थे, पता नहीं चलता इसमें हमने सॉल्यूशंस लिखने थे. क्योंकि आपको मार्केट में एक ड्राई सा बस एक स्ट्रक्चर बता दिया जाता है, जनाब ये देखें जी, इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने इस तरह से आपने आउटलाइन बनानी है, इस तरह से आपने पैराग्राफ लिखना है जी, इस तरह से आपने कंक्लूजन लिख देना है, दैट्स इट. इसी के ऊपर 4 महीने वेस्ट कर देते हैं. मैं इस तरह से नहीं करता. जो बच्चा मुझे ज्वाइन करता है उसको स्ट्रक्चर पे, चूँकि पूरा मैंने एक फुल फ्लेज एसे फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू द एंड, मतलब कि आउटलाइन कैसे बनानी है, फिर बॉडी पैराग्राफ्स, इंट्रोडक्शन, ब्ला ब्ला, जो भी उसका स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से लेके चल रहा है, वो पूरा एसे मैंने एक लिख के दिखाया है. उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है बच्चे को, वो 4 लेक्चर्स होते हैं. वो बस देख लेता है कि यार ये स्ट्रक्चर है मोटा मोटा. बस इस तरह से हमने चीज़ लिखनी होती है. उसके बाद सेशन में क्या चलता है, टॉपिक्स, टॉपिक पकड़ते हैं, पूरा एसे उसके ऊपर मैं आपको डेवलप करवाता हूँ. आपको मसला आता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज में. देखें, एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि वो कौन सी वेबसाइट सर्च करे, कौन से आर्टिकल्स पढ़े, कौन से ऑथर्स को देखे, कौन से जर्नल्स पढ़े, कौन सी बुक्स पढ़े. ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी वेबसाइट ना देखे, कौन से आर्टिकल्स ना देखे, टाइम सेव करना ना, कौन से ऑथर्स को नहीं पढ़ना, कौन से जर्नल्स के अंदर से चीज़ें नहीं लेनी, कौन सी किताबों से आर्गुमेंट नहीं उठाने. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये सबसे बड़ा चैलेंज है, मतलब कंटेंट, आइडियाज, आर्ग्यूमेंट. जब तक आपके पास ये नहीं होंगे, आप क्या लिखोगे ऐसे में. ये मेरा एक मासूमाना सवाल है. तो बहुत से मार्केट में टीचर्स आपको ये कहते मिलते हैं कि नहीं जी, देखें वेटेज होती है जी, वेटेज, वेटेज होती है, स्ट्रक्चर की इतनी वेटेज है जी, 40% जी, कंटेंट की
40% जी। और दूसरी पता नहीं जी 20% किसकी, ये खुद ही बनाई हुई है तो इसलिए मुझे तो याद भी नहीं, मैंने बस सुनी है, ये काफ़ी ज़्यादा मेंटोर्स कह रहे होते हैं। तो देखें जी, ये होता है जी। तो 4 महीने आप स्ट्रक्चर पे लगाते हैं तो वो जस्टिफाइड हैं जी, जो आप हमें फ़ीस दे रहे हैं। फिर आप कंटेंट खुद बनाना होता है जी आपने, ये तो आपने खुद बनाना है। देखें, पढ़ना तो आपने खुद है, हम आपको बता देंगे कि आप यहाँ-यहाँ से पढ़ लें, तो ये तो आसान बात है। किसी बच्चे को ये कह देना कि यार के अज़ीज़ की किताब देख लो, किसी को कह देना कि यार प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी देख लो, गूगल है ना। किसी को कह देना कि यार मलिया लोदी पढ़ लो ना यार, है तो सही। आसान है। यार उसकी बुक से फलाना चैप्टर पढ़ लो यार, बहुत अच्छा है। एनाटोल लीवन पढ़ लो जी। वो चैप्टर फलाना जी, वो हार्ड कंट्री से पढ़ लो जी। आसान काम है ना, कह देना कि पढ़ लो, देख लो, खुद ही पढ़ना होता है। स्ट्रक्चर सीख लिया आपने, तो पढ़ना तो आपने खुद है, लिखना भी आपने खुद है, बस चेक करा लेना एंड पे जाके। चेक में भी क्या होते हैं? बर्बादी के टिक्स। वाह जी वाह, बच्चे ने लिख के भेज दिया, जो भी लिखा हुआ है टिक मार के आपको वापस भेज दिया जाएगा। इवैल्यूएशंस में, मॉक्स में तो पास कर लोगे, एग्ज़ामिनर ने कोई नहीं छोड़ना। एग्ज़ामिनर एक बहुत एस्से का जो चेकर है ना, वो एक अच्छा रीडर होता है। उसको आपकी आउटलाइन देख के समझ आ जाता है कि इस कितने पानी में है। जैसे एक इंटरव्यू पैनल को ये चीज़ समझ आ जाती है, जब आप रूम में एंटर होते हो ना, तो उसको पता चल जाता है आप कितने पानी में हो। कुछ भी नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके चाल-ढाल से उनको समझ आ जाती है कि ये बच्चा कितने पानी में है, कितने में नहीं है। तो जब तक आपके पास कोई बात ही नहीं है करने की, तो क्या लिख के आओगे? ये लिख के आओगे, आउटलाइन, हेडर 1, सब हेडर 1, सब हेडर 2, हेडर 2, सब हेडर 1, सब हेडर 2 एंड सो ऑन। इसके नीचे इंट्रोडक्शन, ये ऐसे इंट्रो, खाली नीचे जगह, और यहाँ पे ये कंक्लूजन और खाली नीचे जगह। नीचे बॉडी में क्या लिखोगे? बॉडी में भी स्ट्रक्चर बना दो। देखें जी, ये टॉपिक सेंटेंस होता है जी, ये टॉपिक सेंटेंस है, डॉट डॉट डॉट, ये आगे उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है जी। देखें, डॉट 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 डॉट, ये आगे जी, ये कोई डाटा है जी, ये कोई रिपोर्ट है जी, ये लिखेंगे हम, डॉट डॉट डॉट, ये कोई स्कॉलर का हवाला है जी, देखें जी, डॉट डॉट डॉट। देखें जी, अब हम कोई रिवर्स आर्गुमेंट, डॉट डॉट डॉट। देखें जी, अब रीफ्रेजिंग द टॉपिक सेंटेंस जी, इसको कहते हैं कंक्लूजन जी। ये हो गया जी स्ट्रक्चर। तो 12-15 ऐसे बनाना ब्लॉक्स, उनमें ये चीज़ लिखा ना, टॉपिक सेंटेंस, आगे फर्दर ये जो लिखा है, ये देखें जी। यार लिखना क्या है? ये डाटा, रिपोर्ट, स्कॉलर, रिवर्स आर्गुमेंट, टॉपिक सेंटेंस क्या बनाना, एक्सप्लेनेशन क्या देनी है, क्या कंक्लूजन रीफ्रेजिंग करके लिखना है, क्या ये इस तरह लिख के आना है? बस पेपर में ये लिख के आना होता है? ये स्ट्रक्चर है बस। इंट्रोडक्शन मैं चूँकि नरेशन में कराता हूँ स्टाइल में, तो बस ये नरेशन इधर लिख दो, नीचे नरेशन काफ़ी है, बस उसमें समझ आ जाएगी खुद ही। कंक्लूजन लिख दो, मिरर इमेज, कंक्लूजन यहाँ पे लिख दो, मिरर इमेज ऑफ इंट्रोडक्शन। उसको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आता है। मिरर इमेज ऑफ इंट्रोडक्शन, बस ये देखें जी मेरा एस्से, ये नज़र आ रहा है जी? तो लिखना क्या था इसके अंदर? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन, जो एफपीएससी आपको चीख चीख के कहता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज। ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत ज़्यादा काउंट करती है आपकी। मेरे पास अभी बच्चे हैं वैल्यूएशन में, टॉपिक ही नहीं समझ आ रहा होता, पता ही नहीं है किस अप्रोच में लेके चलना है।
तो जब तक आपको पता नहीं बात क्या करनी है तो स्ट्रक्चर भी किसी काम का नहीं आपका। तो ये फॉर्मूला जो बनाते हैं ना टीचर्स, ये वाला, दिस इज रिडंडेंट, ऑब्सोलीट। स्ट्रक्चर भी तब बनेगा जब आपके पास कोई बात होगी करने को। आपका ये एक्सप्रेशन के चलो 20% डाल दो, अंग्रेजी का एक्सप्रेशन भी तब बनेगा जब आपके पास लिखने के लिए कुछ होगा। जब लिखने के लिए कुछ नहीं है तो क्या करोगे? 11 सब्जेक्ट्स पढ़ लें, आपके पास ऐसे का कंटेंट बन जाता है? नहीं बनता। 3-4 साल के पेपर देखो, कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं, खुद देखो। आपको टॉपिक्स करने पड़ते हैं, आपको फिर जाके समझ आती है, जर्नी गुजरती है, पता चलता है कैसे टॉपिक करना है, कैसे नहीं करना। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग्स नहीं होती जी शिराज साहब मेरी। स्कार्सिटी डिफाइंस द वैल्यू ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो रिकॉर्डिंग जब होती है तो बच्चा हल्का ले जाता है, लाइव ज्वाइन नहीं करता, अटेंशन नहीं होता, अटेंटिव नहीं होता क्लास में। सो आई होप कि आपको इतनी तो बात समझ आ रही है, ठीक है। इस सेशन जनवरी तक, जनवरी का महीना भी इसमें इंक्लूड कर लें, चलेगा। इसमें मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको 15+, अब से जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है उसके साथ मेरी कमिटमेंट 15+ टॉपिक्स की है। ये 20 भी हो सकते हैं, ये 16 भी हो सकते हैं, ये 25 भी हो सकते हैं। कमिटमेंट 15+ की है। तो मैं अपनी कमिटमेंट के हिसाब से चलता हूँ, इतने टॉपिक्स उनके कवर हो जाएंगे। और हम जो एक टॉपिक कर रहे होते हैं वो इतना ब्रेन ओपनिंग, माइंड ओपनिंग होता है कि अगर तो बच्चा सीरियस एस्पिरेंट है तो वो उसको इम्प्रोवाइज कर ले। इम्प्रोवाइजेशन रिक्वायर्स द माइंड। तो जब वो इम्प्रोवाइज कर लेता है तो कोई मिलती जुलती बात या कोई मिलता जुलता टॉपिक लाजमी। पिछले साल मुझे नहीं जी पता होता कि ये एक भी टॉपिक इसमें से आ जाना है। पिछले साल भी ऐसे ही था, मुझे नहीं था पता कि एक भी टॉपिक आ जाएगा, लेकिन 7 टॉपिक्स आ गए पिछले साल। अभी भी जो छोटे छोटे पेपर्स हो रहे हैं सीएसएस, चूंकि आप लोग कंसिडर करते हैं कि बड़ा पेपर है तो उसके कंपैरिजन में बाकी पेपर छोटे हुए। अभी भी जितने छोटे छोटे पेपर हो रहे हैं, एक दो तीन टॉपिक्स आराम से उनमें जो हम करते आ रहे हैं इस साल में वो आते जा रहे हैं। सो आई होप कि सीएसएस का जब पेपर हो तो उसमें भी एक भी टॉपिक आ गया जो आपने किया हुआ है, तो आपने तो एक करना ना। सो मुझे नहीं पता होता कि एक भी आ जाएगा, वेरी क्लियर कट, मैं गलत कमिट नहीं करता। पिछले साल भी नहीं पता था 7 आ गए, उससे पिछले साल भी नहीं पता था 4 मेरे ख्याल में आए थे या 5 आए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। क्योंकि मैं प्ले नहीं करता ना तो स्टूडेंट की सक्सेस पे, ना ही ऐसी जो ये रैंडम मार्केटिंग टेक्टिक्स होते हैं। लेकिन कई दफ़ा कंपल्शन होती है कि मैं बच्चों के फीडबैक शेयर कर रहा होता हूँ। तो मेरा मकसद है आपका कंटेंट बनवाना। आपका इतना कंटेंट बन जाता है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो, सिर्फ सीएसएस नहीं, किसी भी एग्जाम में बैठे हो, किसी डिस्क्रिप्टिव में, किसी इंटरव्यू में बैठे हो, लाइफ में किसी लर्नेड गैदरिंग में बैठे हो, तो आपके पास बात होगी कोई करने के लिए। आप फजूल हवा में कोई बातें या ऐसी हवा में तीर नहीं चला रहे होगे। सो कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ माई मेन फोकस। क्योंकि हमें फील्ड में भी, बीइंग इन द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द प्रोविंस, हमें बड़ा फील होता है कि लॉर्ड जितनी आ रही है वो शैलो है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। सो मेरा पर्पज़ कैपेसिटी बिल्ड करना होता है बच्चे की, और वो होती है। आ जाते हैं जी टॉपिक की तरफ। आज जो हमने टॉपिक करना है मैं कोशिश करूंगा पूरा कर लूँ, ना हुआ तो रिमेनिंग पार्ट इसका कल हो जाएगा। मंडे, सैटरडे, संडे, मंडे रात 10 से 11:30 क्लास का टाइम है जी। ये होता है ऐसे टॉपिक वाइज।
देखिए नाम ही उसका ऐसे टॉपिक वाइज कि हमने ऐसे टॉपिक वाइज करने हैं, टॉपिक पकड़ेंगे पूरा ऐसे बना लेंगे। इसके साथ मेरा एक और सेशन चलता है बुक्स का। उसकी क्लास होती है वेनसडे थर्सडे रात 10 से 11:30। उसमें एजेंडा ये होता है, हमें किताब पकड़ते हैं और देख लेते हैं ऑथर ने उसके अंदर क्या आर्गुमेंट्स पोर्ट्रे किए हुए हैं, उससे भी आपका कंटेंट ही बन रहा होता है। वो ऑलराउंडर है और वो भी आपके मल्टीपल जगहों पे काम आ जाता है। सो इसको वो बच्चा लेता है जिसको शौक है कि वो नॉलेज हासिल कर सके। ये भी पैरेलल चल रहा है, ये भी जनवरी तक चलेगा। इसमें भी अब जो बच्चा आ रहा है उसके साथ मेरी 15+ किताबों की कमिटमेंट है। हो सकता है ये इससे ज़्यादा हो जाए, लेकिन 15+ की कमिटमेंट है ऑन द सेफर साइड जी। ठीक है, सो इसकी भी 12 दफ़ा डेमो हो चुका है। इस दफ़ा मैं फिर अगर दिल किया तो फ्री क्लास कर दूंगा वेनसडे को। चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है द सुपीरियर मैन थिंक्स ऑफ virtue colon semicolon the small man thinks of comfort। ये टॉपिक है जी, सुपीरियर मैन थिंक्स ऑफ virtue, स्मॉल मैन थिंक्स ऑफ comfort। ये एक स्टेटमेंट है। अच्छी बात होती है कि आपको पता होगी ये स्टेटमेंट किसकी है, कहाँ से आ गई, कहने वाले ने क्यों कहा था, किस तनाजुर में कहा था। अच्छी बात है। नहीं भी पता तो उसकी सेंस समझ आनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई दफ़ा सेंस ही समझ नहीं आ रही होती। और उसकी सेंस इसलिए समझ नहीं आ रही होती कि पता नहीं होता किसकी है, कहा क्यों, किस जगह कह दिया। तो वो फिर मीनिंग कई दफ़ा लग रहा होता है कि यार ये सतही ये मीनिंग है, लेकिन उसके अंदर बात कुछ और हो रही होती है। लेकिन ये सीधी सीधी स्टेटमेंट है। ये कही थी जी कन्फ्यूशियस ने। कन्फ्यूशियस, आपको पता है चाइना की चाइनीज फिलॉसफी खड़ी है इसके ऊपर, फादर है उनका। कन्फ्यूशियस की जो ये अच्छी अच्छी बातें थी ना, इसने खुद तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसके जो स्टूडेंट्स थे, जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने इकट्ठी करके एक किताब बना दी और उसको क्या दिया, द एनालेक्ट्स। ये हमने बुक सेशन में की भी हुई है। इस दफा वालों ने नहीं की तो आ जाएगी, पिछली दफा की थी हमने। ये किताबों का मजमू है, उसके अंदर ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है कि ये कन्फ्यूशियस ने कही थी। ये उसकी टीचिंग्स की कंपाइलेशन है और ये 5th BC इसमें रिकॉर्ड की गई और वहां से चलती आ रही है। ठीक है, इसमें इसके रिफ्लेक्शंस मिलते हैं हमें एथिक्स पे, गवर्नेंस पे, पर्सनल कंडक्ट पे। देखिए ये मैं बोल रहा हूँ, ये आपने नोट करना है, यही आपके नोट्स हैं। ये मैंने कोई सामने लिख के नहीं रखा होता। ये रिसर्च करते हुए, कोई किताब पढ़ते हुए मेरे माइंड में की चीज़ आ गई, ऑब्जर्वेशन आ गई, वो मैंने नोट कर लेनी है और कहानी बना के आपको मैंने लेक्चर दे देना होता है। तो यही PDF आपको शेयर हो जाएगा, तो ये आपने चीज़ें नोट करनी होती हैं। ठीक हो गया। तो इसमें रिफ्लेक्शंस मिलते हैं इन सारी चीज़ों के, इसकी ये एनालेक्ट्स में। ठीक है, तो ये जो इसकी सेइंग है स्पेसिफिकली, ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट में उसका व्यू ऑन सोसाइटी है, जहां पे उसने एज अ होल एथिकल एंड हारमोनियस सोशल ऑर्डर क्रिएट करने की बात की। ठीक हो गया। अब जब कन्फ्यूशियस ये लिख रहा है या जब उसने ये कहा, तो चाइना जो है वो बड़ा पॉलिटिकली अनस्टेबल चल रहा है, पावर स्ट्रगल्स चल रही हैं।
वॉर्स चल रही हैं बड़ी अनअपोलोजेटिक किस्म की, सोशल अनरेस्ट है बड़ा, लीडर्स, ऑफिशियल्स, इंडिविजुअल्स, हर सतह पे आपको ये लोग सेल्फ इंटरेस्ट में चलते नजर आते हैं, कंफर्ट सीख करते नजर आते हैं, वेल्थ को क्रू करते नजर आते हैं, पावर मॉन्गरिंग करते नजर आते हैं, और इस इन सब के पीछे सेक्रीफाइस किसको कर रहे हैं? वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी को। स्पेशली दोज इन द पोजीशंस ऑफ इन्फ्लुएंस पावर। तो ये जो पर्सनल कोड के ऊपर जो एम्फोसिस दे रहा है कन्फ्यूशियस, ये जो वर्चू के ऊपर एम्फोसिस दे रहा है, इसको वो कह रहा है कि दिस इज एसेंशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड पीपल। अब यहां पे ना उसने टू आर्चीटाइप्स, इनको कंट्रास्ट किया आपस में। ये बड़ी मजेदार, ये आपको पूरी ये फिलॉसफी भी समझ आ रही है उसकी कि क्या है। तो मैंने आपको बताया कि आपकी ये एनलाइटनमेंट होती है इस सेशन में। टू आर्चीटाइप्स हैं, कौन कौन सी? चाइनीज में एक को कहते हैं जुनजी, दूसरे को कहते हैं ज्याओरिन। जुनजी का मीन होता है सुपीरियर मैन, और ये ज्याओरिन कौन है? स्मॉल मैन। मतलब ये कोई सुपर हीरो है और ये विलन है, स्मॉल मैन। समझ आ रही है बात की? आवाज का किसी को इशू तो नहीं आ रहा जी? ठीक हो गया। ये देखें जी, किसी अगर एक बच्चे को इशू आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसके एंड पे मसला है। तो ये जो सुपीरियर मैन है, ये इन्विजन करता है मॉरल वर्च्यूज को। और ये जो है, ये प्री ऑक्यूपाइड है किस चीज से? पर्सनल कंफर्ट से, इमीडिएट सेटिस्फेक्शंस। आगे अब बात चलेगी तो इन दोनों के कंटेक्स्ट में चलेगी। अब बच्चा पता क्या करता है, उसको इस तरह का कोई टॉपिक आता है ना, तो चूंकि उसने बड़े बड़े अजीम मेंटोर से पढ़ा होता है, तो पता क्या करना शुरू कर देता है? हाउ टू बी
अ सुपीरियर मैन। उसने पहला हेडर ही ये बनाना है। फिर हाउ टू अवॉइड बीइंग अ स्मॉल मैन। इसमें फिर वो सजेशंस देना शुरू कर देगा, सॉल्यूशंस देना शुरू कर देगा। फिर वो बनाएगा वाई अ मैन इज सुपीरियर, वाई अ मैन इज स्मॉल। या ये सजेशंस इसके बाद देना शुरू कर देगा। या अगर किसी को बहुत को थोड़ा सा गेज भी होगा तो वो करेगा जी, चलो जी इसको देखें डोमेन्स में, पॉलिटिकल डोमेन्स में देख लें, इकोनॉमिक डोमेन्स में देख लें, सोशल डोमेन में देख लें, टेक्नोलॉजी की डोमेन में देख लें। और कौन सी होती है? कौन से फॉर्मूले याद करवाए मैं तुम्हें, शाबाश। हाँ थैंक यू शरण। लेकिन ऑब्वियसली हमारी अंग्रेजी, हमारी चाइनीज तो हमारा हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक है। लीगल डोमेन में, जेंडर की डोमेन में, डोमेन नहीं बदल लो यार, 50 सालों से वही चलाई जा रहे हैं, डोमेन नहीं बदल लो। इन डोमेनों में किस तरह वाया मैन इज सुपीरियर। तो ये सजेशनें फिर देनी शुरू कर दी, तो ये काम नहीं करने, इनमें करने ही नहीं ये काम। और वो कर ही ये रहे होते हैं, ये करने ही नहीं। तो इंट्रोडक्शन में मैं जब इसको शुरू करूंगा, तो मैं इंट्रोडक्शन में हमेशा नरेशन में, अब आज ना आपको एक और चीज, मैं आज आपको ये भी बताऊंगा, ये जो टाइप्स होती हैं ना, टाइप्स, अभी मैंने एक बहुत बड़ी एकेडमी के एक अजीम मेंटोर की वीडियो देखी है, अभी क्लास से 5 मिनट पहले मेरे सामने आ गई स्क्रॉल करते हुए इंस्टा पे। तो उसमें वो आर्ग्यूमेंटेटिव एसे उसका बता रहे थे साहब। तो उसमें नीचे था कि ये अगर आ जाए और जी तो ये अक्सर बच्चों को ये शुरू से पीट पीट के मैं मार गया हूं उनको कि यार ये जब और आ जाता है ना तो आपने हमेशा साइड लेनी होती है, साइड लेके दूसरी साइड को निगेट भी करना होता है। ये नहीं कि बस मैंने ये कह दिया तो सच है, तो भाई जो दूसरी चीज है वो किधर गई। तो ये जो टाइप्स है ना, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नैरेटिव ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे, तो ये टाइप्स भी नहीं होती हैं ऐसे की सीएसएस लेवल पे। क्योंकि आपको एग्जामिनर कहता है कि उसने आपको डिस्कोर्सेस का बता दिया ऊपर नोट में। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप देख सकते हैं, मैं अभी कोई पास्ट पेपर निकालता हूँ यहाँ से, अगर तुम्हें नजर आता है तो शायद ही पढ़ा हो। ये है जी। ये क्या कह रहा है? एक तो वो आपको कह रहा है कि आउटलाइन आपने बनानी है। वो आउटलाइन आपसे बनवाता है इसलिए कि उसने देख लेना शुरू में ही कि मैंने आगे पढ़ना भी है कि नहीं। ठीक है। तो ये आउटलाइन बड़ी जबरदस्त आपको बनानी आनी चाहिए, बड़ी क्लियर कट टू द पॉइंट, एग्जैक्ट बातें करती हो एग्जामिनर से। राइट ये उसने देखे कैपिटल वर्ड्स में लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे, ऑन एनी वन। अब ये वन भी देख लेना, क्योंकि ये चीजें ना मैंने बताई हुई हैं बड़ी पहले की, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, लेकिन आपको रिपीट करनी पड़ती हैं क्योंकि आप लोग गौर नहीं करते। उसने जो कंटेंट दिया हुआ है ना एफपीएससी ने, उसने कहा कि वो एक से ज्यादा भी एसेस पूछ सकता है, तो ये पढ़ लेना किसी दिन। ये ना हो वो लिख दे टू ऑफ द गिवन टॉपिक्स, तो वो यहाँ पे 50-50 मार्क्स उसने लिखे हों कि एक के 50 हैं दूसरे के भी 50 हैं।
तो आप मुंह उठा के एक कर रहे हैं तो बाकी कहें यार मैं तो बड़ा अच्छा किया था, तो मेरे तो नंबर ही 20 आए हैं, तो दूसरा आपने किया ही नहीं। ठीक है, तो ये भी गौर कर लीजिएगा। अब वो कह रहा है मेक श्योर, इस चीज को आपने यकीनी बनाना है कि यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस, एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन। वो एग्जामिनर ने आपको ईज कर दिया भाई, ईज दे दी आपको, क्योंकि आप इस लेवल पे इतने बड़े लिखारी बने ही नहीं कि एक्सपोजिटरी ऐसे पूरा एक ही डिस्कोर्स में लिख छोड़ो, डिस्क्रिप्शन ही दिखाई जाओ उसको सिर्फ, या सिर्फ नरेशन ही दिखाई जाओ। आप हो ही नहीं इतने बड़े लिखारी इस लेवल पे, बी लेवल का एग्जाम है। तो वो कह रहा है सारे डिस्कोर्सेज मेक श्योर। ठीक है, तो आपने यकीनी बनाना है कि ये सारे डिस्कोर्सेज उसको नजर आए आपके एक ऐसे में। नहीं आएंगे, फेल कर देगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा अब रेलेवेंस एंड क्लैरिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन कब आती है आपके पास? जब आपको पता हो कि बात क्या करनी थी भाई। रेलेवेंस, बात क्या करनी है, फिर ही रिलेट कर पाओगे। क्लैरिटी कब आती है? जब पता हो बात क्या करनी है। तो जब तक पता ही नहीं है कि लिखना क्या है मैंने उसमें, तो ना ऑर्गेनाइजेशन होती है, ना रेलेवेंस आती है, ना क्लैरिटी आती है। इस कोर्सेज को तो आप भूल ही जाएं। सो कंटेंट का ही रोना है, कंटेंट का ही रोना रहेगा। ऐसे में आपकी पर्सनालिटी निकल के सामने आ जाती है सारी की सारी। सिर्फ अंग्रेजी का इम्तिहान नहीं है ये आपकी पर्सनालिटी का इम्तिहान है कि आप एक गिवन टॉपिक पे क्या कैसे बात करते हो। समझ आ रही है जी? समझ आ रही है? छुप मुझे चोरी छुपे किया हुआ फॉलो उन्होंने। ठीक है यार, 1 मिनट मुझे दें जरा। ये समझ आती है जी बात? एक ऐसे में सब टाइप कैसे लिखें, क्या बात है। तो ये इसका आंसर, इट्स नॉट लाइक 2+2=4। मैं इसलिए कहता हूँ कि जर्नी होती है जो आपको गुजारनी पड़ती है। मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर आप फार्मूला में क्यों नहीं बता देते कंटेंट का? मेरे पास कंटेंट का कोई फार्मूला नहीं है। बैठो, सर्च करो, किताबें पढ़ी हो, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो, तो फिर ही पता चलेगा ना अब ये कैसे बनती है, मेरी कैसे बनी है। इट्स बीन अ डेकेड इन दिस फील्ड। तो उसी चीज को आपका टाइम सेव करने के लिए मैं यूज करता हूँ। दैट्स इट। केस एट द पॉइंट के बगैर भी Xiaomi 2409BRN2CA, अम्मी अब्बू ने ये नाम रखा था आपका। तो ये आपको पता चल जाएगा, आज बात चलेगी इस पे, देखना कैसी आम बात होगी। ये टॉपिक्स आपको एकेडमीज डरा देती हैं कि ये ना करना, फेल हो जाओगे। ये छक्के होते हैं, ये 70+60+ होते हैं ये वाले एसेस। ठीक है, तो आज आप देखोगे कि कितनी आसान बात करेंगे हम। आ जाएं जी। तो ये डिस्कोर्सेज सारे मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा डिस्कोर्स चल रहा है, आपको आइडिया होगा। और ये सीखने के लिए ये नहीं होता कि सिर्फ आपको एक क्लास या कोई एक दफा कोई बता दे कि ये 3 × 3 9 है या 4+4 8 है, तो ये फॉर्मूला नहीं होता कोई। आपको सफर गुजारना पड़ता है, आपको सफर करना भी पड़ता है, उर्दू अंग्रेजी दोनों वाला। फिर आपको चीज लर्न होती है, ऐसे थोड़ी होती है। तो शुरू करते हैं। ऊपर हमने डेनोटेटिव मीनिंग देख लिया, उसका ही बीच में बात चल पड़ी थी दूसरी। तो इमेजिन करें जी, दो लोग हैं,
मैं कहता हूँ कि हमेशा नरेशन से स्टार्ट करो, कोई कहानी बनाओ ना शुरू में। एग्जामिनर बोर हो जाता है यार, 20,000 पर्चा वही पढ़ पढ़ के। टॉपिक है, उसी को डिफाइन करना शुरू कर दिया, उसी को लिखना शुरू कर दिया कि उस रिपोर्ट के हवाले से शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है आपका पर्सनल टच। एग्जामिनर पीट पीट के मर गया अपनी रिपोर्ट्स में कि यार पर्सनल टच ही नहीं है बच्चों का, वो ऐसे लग रहा है रिसर्च आर्टिकल लिखा हुआ उन्होंने। अपनी बात उन्होंने क्या, हाँ ठीक है आपको हवाले आने चाहिए, हवाला आपने अपनी बात करके उसकी सपोर्ट में लाना है, ये नहीं कि सिर्फ हवाले लिख के आ जाने हैं। आर्टिकल नहीं लिख रहे आप, रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च थीसिस नहीं लिख रहे। पर्सनल टच। आपका माइंड क्या कह रहा है? दो लोग हैं जी एक रूम में, जहां पे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू हेल्प समवन हु इज इन नीड। सिंपल। तो जो सुपीरियर मैन है, बल्कि छोड़ो, एक तरफ वो आदमी ए है, एक दूसरी तरफ बी है। अब ये टेबल नहीं बना के आ जाना उधर, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। लिखना आपने हमेशा अंग्रेजी में होता है, और उस स्ट्रक्चर में लिखना होता है जो ऐसे का स्ट्रक्चर होता है। वो जो मुझे बच्चा ज्वाइन करता है उसको मिल जाती है वो वीडियो स्ट्रक्चर वाली। मैंने स्ट्रक्चर में कभी फंसाया ही नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको आपने अंग्रेजी में लिखना है, और एक पैटर्न में लिख रहे होते हो आप। आपका एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन में आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, उसमें आपकी चॉइस ऑफ वोकैब होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर तो चलो इधर कई दफ़ा मैं अंग्रेजी में बोल भी देता हूँ, लेकिन जो चॉइस ऑफ वोकैब है वो आपकी वहाँ यहाँ पे बहुत अच्छी बिल्ड हो रही होती है, क्योंकि मैं जार्गन्स बता रहा होता हूँ आपको। ये जो मैंने बात बोली इसको आप अंग्रेजी में लिख सकते हो। इमेजिन टू पीपल इन अ रूम वेयर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प समवन इन नीड। ये दो ढाई लाइनों में आपकी तो पहली लाइन ही आ गई है। अब द वन पर्सन, वो क्या करेगा? वो हेजिटेट नहीं करेगा। वो हेजिटेट नहीं करेगा। उसकी इंस्टिंक्ट, बस वो उसने सुना है कि यार वो मदद में है तो बस करनी है उसकी मदद। उसकी इंस्टिंक्ट है ना जो ये, वो उसको गाइड करेगी। और वो गाइड किस चीज से हो रहा है? वर्च्यू से। उसके अंदर ये एक नेकी का मादा पाया जाता है। अभी मोटा ये समझ लो, आगे मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन से वर्चूज हैं। वो एक पूरा हेडर बनना है। ये भी तो स्टार्ट हो रहा है, कहानी बन रही है। उसकी इंस्टिंक्ट गाइड होती है वर्च्यू से। वो कहता है यार मैंने इंटेग्रिटी से चलना है। मैंने एक रिफ्लेक्स दे दिया फौरन से जो कि एम्पथी पे बेस कर रहा है कि यार उसको मदद चाहिए तो मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे आपको सांस नहीं आ रहा, ये सांस, ये ब्रीदिंग आपके रिफ्लेक्सेस हैं। लंग्स के रिफ्लेक्सेस हैं आपके। आपके लंग्स के रिफ्लेक्सेस खराब होते हैं, आपकी ब्रीदिंग आउट हो जाती है। सो फॉर हिम एक्टिंग विद इंटेग्रिटी एंड एम्पथी इज अ रिफ्लेक्स लाइक ब्रीदिंग। ये अंग्रेजी में लाइन बन गई इसकी सिंपल सी। या उसको आपका कोई और अच्छा स्ट्रक्चर है तो आप उसमें लिख लो। वो बियॉन्ड हिज ओन, या बियॉन्ड हिमसेल्फ वो देख रहा है। उसको पता है, उसको ये रियलाइजेशन है कि भाई ये जो स्मॉल एक्ट्स है ना काइंडनेस के और इंटेग्रिटी के, ये सिर्फ उसका करेक्टर नहीं बनाएंगे। करेक्टर तो बनेगा बनेगा, बल्कि ये उस फैब्रिक ऑफ सोसाइटी जिसमें वो रह रहा है, फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, उसको भी स्ट्रेंथन करेगा। देखो उसकी सोच कितनी बड़ी है। किधर ले गया वो? अपनी जात से निकल के आ गए। उसकी जात का तो फायदा हो रहा है यहाँ पे, लेकिन उसकी सोच ये है, ये नीता नु भाग ने ना पायन। ये तो इस्लाम भी आपको कहता है, नीतों को भाग है। आपको एक मजहब आप बताऊं? नियत। एक बंदा है, वो नमाज पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है दिखलावे के लिए। पढ़ वो नमाज रहा है, नेकी का काम कर रहा है ना, पढ़ दिखलावे के लिए रहा है।
अल्लाह इसको शिरक कंसिडर करता है। मेरे लिए नहीं पड़ी। कर नेकी रहा है, फिट घाटे हो रही है। चैरिटी कर रहा है, इंटेंशन क्या है? मेरी वाह वाह हो। अल्लाह के यहाँ वो शिरक है। ये वाह वाह क्योंकि अल्लाह के लिए नहीं की। कर नेकी रहा है, कंसिडर गुनाहे अजीम हो रहा है। इंटेंशन घाटे फिट हो रही। सेम इज द केस कि उसकी इंटेंशन इतनी बढ़िया है। ये आपको एक मिल गया, इस्लाम में भी लग सकता है। वो दिखलावे वाला कौन हुआ? स्मॉल मैन। और जो अल्लाह के लिए कर रहा है वो सुपीरियर मैन। वो वर्च्यू देख रहा है, उसको नहीं है कुछ के वाह वाह हो मेरी। तो वो कह रहा है कि यार इससे फैब्रिक ऑफ सोसाइटी स्ट्रेंथन होगा, एक बॉन्ड ऐसा बनेगा कि मजा आ जाएगा। कि ये जो ट्रू वेल्थ है ना, ये लाए कहां कर रही है? उस इम्पैक्ट में लाए कर रही है जो कि वो दूसरों पे छोड़ रहा है। ऑब्वियसली दूसरों पे अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा ना इसका वो। एनिसेंस जो कि मटेरियल कंफर्ट से बहुत बियॉन्ड है। मटेरियल कंफर्ट उससे बियॉन्ड है। उसने भी कोई नहीं सोचा मेरा क्या फायदा होगा, क्या होगा क्या नहीं। उसने कहा फैब्रिक ऑफ सोसाइटी स्ट्रेंथन हो रहा है, एक एवर लास्टिंग इम्पैक्ट जा रहा है, एक चेन ऑफ गुड डीड स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स इट। इन कंट्रास्ट वो जो दूसरा है, ये ये ए है, ये सुपीरियर मैन है। ये मैंने शुरू में लिखा नहीं, उसको इमेजिन करवाया मैंने कि ये जो है ये अब एंड पे ये सुपीरियर मैन है। इन कंट्रास्ट वो बंदा, इसने तो हेजिटेट ही नहीं किया था। ये थोड़ा रुकेगा, वो कहेगा ठहरो जरा, सब्र करो, इसमें मेरे लिए क्या है। कंफर्ट ढूंढेगा इसके अंदर वो। ये कंफर्ट है अपने लिए कुछ ढूंढना। सेफ्टी, सेफ प्ले करके बड़ा क्लेवर है, बड़ा होशियार है, चलता है सेफ प्ले करके। इंस्टेंट प्लेयर देखेगा को कि मुझे फौरन से इसका जो है ना यार कोई मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। इंस्टेंट प्लेयर, इमीडिएट प्लेयर। और जब उसको पता चलेगा मेरे लिए कुछ नहीं है, तो वो सिंपली अवॉइड कर जाएगा उस हार्डशिप को जो उसको करनी, जुगाड़ करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली किसी की हेल्प करनी, जुगाड़ तो करना पड़ेगा। यहां पे अगर उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो वो उसको अवॉइड कर जाएगा, विड्रॉ कर जाएगा, विड्रॉ कर जाएगा। वो अपनी उसी फेमिलियर रूटीन में वापस चला जाएगा कि यार मैं क्यों जाऊं अपने कंफर्ट जोन से बाहर। फेमिलियर रूटीन में चलता जाएगा, उसी में वार्मथ को तलाश करेगा। कंफर्ट है ना, क्योंकि वही उसका सर्वाइवल है, टेम्परेरी रिफ्यूज है। लेकिन इससे उसकी ग्रोथ कोई नहीं होनी। कन्फ्यूशियस, अब ये मैंने एक कहानी बयान करके अब उसको लिंक करने लगा हूं मैं। अब जो वो स्टेटमेंट है ना, उसने एक बहुत पावरफुल मैसेज दिया यहाँ पे। वो क्या दिया? वर्च्यू स्ट्रेचेस अस, कॉलन कंफर्ट रिस्ट्रिक्ट्स अस। या वर्च्यू स्ट्रेचेस वन, ये चूंकि आपने थर्ड पर्सन में वो अवॉइड करो सेकंड और फर्स्ट को, तो वर्च्यू स्ट्रेचेस द वन और कंफर्ट रिस्ट्रिक्ट्स द वन। कि जो कंफर्ट का मारा है वो तो रिस्ट्रिक्ट हो गया, उसने वो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। ये कहीं भी आप लगा सकते हो। और जो वर्च्यू देख रहा है वो जाएगा, वो हरकत करेगा। और इसी वर्च्यू में उसकी रेजिलियंस पाई जाती है। ये एक ऐसा ट्री है जो कि स्टॉर्म्स को भी वेदर करता है, बेयर करता है। लेकिन जब कोई सिर्फ कंफर्ट को कर रहा है चेज, तो वो आप एक बीज देखते हो ना, बीज भी फिर अगर कंफर्ट को चेज करता रहे तो वो कभी फूट के जमीन से बाहर नहीं आएगा, अपनी स्ट्रेंथ को मिस कर देगा।
उस विजडम को मिस कर देगा जो उसको बियॉन्ड इटसेल्फ जाके मिलनी थी। तो यहाँ पे सिर्फ कंपेयर नहीं हुए ये दो लोग, यहाँ पे चॉइस हाईलाइट हुई है विद इन ईच ऑफ दैट टू। The choice to either step up and grow in virtue or retreat into comfort, watching life's potential pass by. नरेशन समझ आई जी? हाँ रिया, वेरी गुड। समझ आ रही है जी? अब जो भी हमने बात करनी है ना, वो ये इन दोनों को लेके चलना है हमने। अब अगला जो हेडर आ रहा है ना बड़ा, उसमें भी दोनों बातें चलेंगी। अब ये जो वर्चूज निकलने हैं ना, ये ऑब्वियसली वो एनालिटिक्स मैंने पढ़ी हुई है, पढ़ाई भी हुई है, तो ये मैंने उधर से निकाले हैं फिर। अब ये हम ऐसे में भी लगा देंगे। 5 परफेक्ट वर्चूज। अब खाली ये नहीं बनाना हेडर एंड देयर कॉन्ट्रास्ट्स, क्योंकि दोनों बातें चलनी है हर हेडर में। जो भी एस्पेक्ट देखना है, जो भी हेडर देखना है, दोनों इकट्ठे चलने हैं। पहला वर्चू क्या है? कंपैशन। कंपैशन वर्सेस सेल्फ सेंटर्डनेस। कंपैशन को रन कहता है ये। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना क्या है, आर्यन। ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि आगे जो एस्पेक्ट्स में हमने देखनी है ना चीजें, वो ये इन्हीं कुछ वर्चूज और इनके कंट्रास्ट में बातें चल रही होनी है। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। ऑब्वियसली अब वो जो जुंजी था, जे यूज करूंगा मैं। जुंजी जुंजी सुपीरियर मैन था, वो मैंने ऊपर बात कर दी थी। और वो जो दूसरा था, वो स्मॉल मैन है, शॉरन। या शॉरन क्या था वो, किसी बच्चे ने तो लिखा था उसका, जो भी था। तो उसके लिए जी एक्स यूज करूंगा मैं। तो जो जुंजी है, वो इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ गुजार रहा है। कंपैशन है, एम्पथी है टुवर्ड्स अदर। ड्रिवन है वो किस डिजायर से, कि वो अपलिफ्ट करे और कनेक्ट करे दूसरों के साथ। उसको पता है, ये अब लिखते जाओ, मैं हर चीज लिख नहीं रहा हूँ इधर। उसको पता है कि उसकी वेलबींग जो है ना, इंटरट्वाइंड है विद दैट ऑफ अदर्स। क्यों? क्योंकि उसे पता है यार कि हम सब एक ही डुमरू की टूटे हुए मन के हैं। पीके नहीं कहता, इसका बड़े मोटिवा ढूंढता रहता। तो जिसको वो तपस्वी जी कह देते हैं, नहीं ये तो जनाब वो किसके डमरू का टूटा हुआ मन का है। रॉन्ग नंबर। इन कंट्रास्ट वो जो शाओरेन है, वो सेल्फ सेंटर्ड है। वो अपनी नीड्स और अपनी डिजायर्स को फोकस कर रहा है। वो दूसरों को टूल समझता है अपने बेनिफिट का। उसके अंदर एम्पथाइज करने की और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने की सलाहियत ही कोई नहीं है। दूसरा जो वर्चू वर्सेस कंट्रास्ट है, वो राइटियसनेस वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट। राइटियसनेस है ये, वाई आई ये, जस्ट सेंस ऑफ जस्टिस। वो जो जुंजी है ना, जो सुपीरियर मैन है, वो सेंस ऑफ जस्टिस से भरा हुआ है। वो उसको गाइड करती है कि तूने एथिकली बिहेव करना है, एक्ट करना है, इवन कि तू किसी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में क्यों ना हो। वो वैल्यू करेगा किस चीज को? डूइंग राइट को, चाहे उसका अपना नुकसान भी हो रहा हो। किस चीज के ऊपर? जो कि बड़ी इजीली फेचेबल है या प्रॉफिटेबल है, उस चीज के ऊपर वो किस चीज को एम्फेसिस करेगा? डूइंग राइट को। और मॉरल स्टैंडर्ड्स अपने हाई रखेगा।
दूसरी तरफ वो जो शॉवरेन है, सेल्फ इंटरेस्ट रख रहा है, वो बैड चॉइसेस लेगा इमीडिएट गेन बेस। स्ट्रॉन्ग एथिकल कंपस लैक करेगा, वो अपने प्रिंसिपल्स को कंप्रोमाइज करेगा पर्सनल एडवांटेज के लिए, इवन फेयरनेस को भी इग्नोर कर देगा। ये दोनों के वर्चू चल रहे हैं। ये अब जिन जिन वर्चूज में आगे हमने हर एस्पेक्ट देखना है ना, इनमें से एक आधा लग रहा होना है हर एक में। तो ये वो हम पहले जरा एक हेडर में उसको बता देंगे कि ये वर्चू हैं दोनों के। तीसरे में propriety versus disregard for traditions। प्रॉपर्टी, ये जो वही जुंजी है, वो रिगार्ड करेगा ट्रेडिशंस का, जो सेट वैल्यूज हैं। अच्छा, ये चाइनीज फिलॉसफी जो, ये कन्फ्यूशियस, हो सकता है इसकी कुछ स्टेटमेंट भी इस दफ़ा दे दे, क्योंकि आप आपकी गवर्नमेंट भी चाइना को बहुत आगे ला रही है इस दफ़ा। तो आपने कोशिश करनी है कि कन्फ्यूशियस की कुछ स्टेटमेंट आई हो तुसी ओदी निगेशन जैसे लिखाओ। तो इस दफ़ा चांसेस हैं कि फेल हो जाओगे। ठीक है, आपने ऑब्वियसली हवा भी देख रहे होते हैं कि क्या चल रही है गवर्नमेंट में। स्टेट का पर्चा दे रहे हो ना भाई, किसी आप प्राइमरी स्कूल के एडमिशन टेस्ट के लिए पर्चा नहीं दे रहे। ठीक है, तो स्टेट का पर्चा दे रहे हो, तो वो चीज़ मद्देनजर रखनी है आपने। समझ आ रही है ये बात कि नहीं आ रही? हाँ, शिव जी का डमरू का टूटा हुआ मन का। नहीं जरनाब, आप ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन अब ये वैसे भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं निगेशंस करवाता होता हूँ टॉपिक्स की अपने सेशन में, तो वो देख के करनी होती है ना। अब हवा आजकल चल रही है चाइनीज कंसेंट्स की, तो आप कन्फ्यूशियस ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗੇਟ ਕਰਾਓ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है। तो वैसे भी इसका तो निगेशन बनता भी नहीं इतना, कोई वो नहीं होगा आपके पास कंटेंट ज्यादा। क्या लिखोगे कि सुपीरियर मैन जो है वो थिंक्स ऑफ कंफर्ट, और स्मॉल मैन थिंक्स ऑफ वर्चू, ये लिखोगे? तो जनाब वो रिस्पेक्ट करने वाला है सोशल डेक्रम्स की। अब ये देखो, ये आप भी स्मॉल मैन हो जाओगे अगर सोशल डेक्रम का ख्याल ना किया। ये स्टेट डेक्रम चल रहा है आजकल, ये बात आ गई ना वही। तो वो प्रैक्टिस करेगा। ये प्रॉपर्टी को कहते हैं ली। ये याद ना भी रहे खैर है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने आपको बताना है क्योंकि कंटेंट बिल्ड हो रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है। और कुछ बच्चे इस माइंडसेट में बैठे होते हैं कि हाँ हाय सर ने ये क्या बता दिया, तो हमें पता ही नहीं था। तो बेटा अब आपको पता चल गया ना, बता दिया है। तो अपने माइंड को थोड़ा सा सही करके बैठते होते हैं क्लास में। कई बच्चों की मैंने ये कंप्लेंट्स देखी हैं कि सर ये हमें तो पता ही नहीं था। तो वो उसी में फंसे रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो क्लास में मैंगो लेने आए हो भाई, पता करने ही आए हो ना, सिंपल सी बात है। या कोई आप चीज़ पढ़े, उसी से इसकी तैयारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है, तो आप फिर वो भी छोड़ दो कि हमारी तो तैयारी ही नहीं है, तो ना करो फिर। सीधी सी बात है ना, हमें तो पता ही नहीं था। उसी में फंसे रहते हैं कि हो ये तो नई बात आ गई कोई, चलो छोड़ो कोई गल नहीं, हमें नहीं पता था, वही हम कंफर्ट में रहे। तो यू आर एक्टिंग एज अ स्मॉल मैन। कि हमने कंफर्ट में रहना है, हमने कोई नई चीज़ नहीं सीखनी, क्योंकि हम तो सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ के आए हैं। हमने तो वन नाइट स्टडी करनी है, और हमें मार्केट में ये बताते हैं लोकेट हुए हुए नए नए चूजे, चूजियां भी, कि मैं तो 2 महीने पढ़ा था। वो ये नहीं बताते कि 4 महीने जलील होते रहे वो 4 साल जलील होते रहे अपनी डिग्रीज में भी तैयारी कर करके। तो वो जैसे डिग्री खत्म हुई, हमने तो साथ ही पेपर दे दिए। तो मिस गाइड कर रहे होते हैं बच्चों को। ठीक हो गया? तो सोशल डेकोरम का ख्याल रखेगा, मेंटेन करेगा ऑर्डर को, रिस्पेक्ट शो करेगा विद इन द सोसाइटी। वो कमिटमेंट करेगा इस प्रॉपराइटरी, ये प्रॉपराइटी से।
तो इसी से उसकी कम्युनिटी के साथ एक बॉन्ड भी डेवलप हो जाएगा, जहां पे रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन दोनों थ्राइव कर रहे होंगे। कन्वर्सली ये जो इधर वाला स्मॉल मैन है, ये डिसरिगार्ड करेगा सोशल कस्टम्स को। अब इसमें ये नहीं कर देना कि ये जो रेवोल्यूशंस आ गई दुनिया में वो स्मॉल मैन थे, क्योंकि अब उन्होंने तो डिसरिगार्ड किया कस्टम्स को, सोशल कस्टम्स को। तो भाई उन्होंने सोशल कस्टम्स को डिसरिगार्ड नहीं किया, उन्होंने उस इनजस्टिस को डिसरिगार्ड किया जो कि सोशल कस्टम्स को खा गए थे। कि ये अजीम दिमाग होते हैं ना कि नहीं हम तो निगेट करके चलेंगे, तो वो पता उन्हें होता नहीं है, तो निगेशन में चले जाते हैं। तो निगेशन के लिए आपको ज्यादा बड़ा दिमाग चाहिए होता है अगर आप वाकई से निगेशन कर रहे हो तो, अदरवाइज आप सीधा सीधा लेके चलें। बड़ी मजेदार बात आने लगी है इधर। सोशल कस्टम्स या कोई कंस्ट्रेंट्स, चलो कंस्ट्रेंट्स तो हम आगे देख लेते हैं। कोई भी अगर कोई लॉ है तो उनको ना वो क्या समझते हैं, अननेसेसरी कंस्ट्रेंट्स। अननेसेसरी कंस्ट्रेंट, जैसे एथीस्ट होते हैं, cause they want to live life on their own terms। तो आपको दुनिया में सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट लगाने वाला कौन है? दैट इज अल्लाह, दैट इज गॉड। दुनिया की कोई भी अथॉरिटी ना लगा रही हो, इधर से तो लग ही रहे हैं ना, चेक लगे हुए हैं। तो वो कहते हैं इन्हें डिनाई कर दो। क्यों? क्योंकि हमने अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार, अननेसेसरी कंस्ट्रेंट है ये गॉड का, डिनाई कर दो। तो कन्फ्यूशियस की नजर में ये स्मॉल मैन है, क्योंकि वो अपने टर्म्स में जीना उनके लिए कंफर्ट है। तो वो जो कोई एक लगाम लगी हुई है किसी चीज पे, तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, तो दे सिंपली डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दैट्स इट। ये एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ आपको। तो वो डिसरिगार्ड करेगा किसी भी किस्म के कस्टम को, किसी भी किस्म के लॉ को, किसी भी किस्म का ट्रेडिशन है उसको डिसरिगार्ड करेगा। इससे डिसऑर्डर बनता है। इधर ऑर्डर बन रहा था, इधर डिसऑर्डर बन रहा है। और ये ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट विद इन द सोसाइटी लेस डाउन होगी, लेसन होगी। समझ आ रही बात? यार जो चल रहा है ना वो चलने दिया करें। मैंने ये फ्री क्लास में इसलिए चैट ऑफ रखी होती है कि डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जो बात चल रही होती है ना, आप उसको तो पहले हजम कर लिया करें। ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट, सर नॉन कन्फॉर्मिस्ट वर्सेस नॉन कन्फॉर्मिस्ट ऐड कर सकते हैं। अब आप देखें हमने लिखा क्या। तो अब बेचारे बच्चे जो यहाँ पे कोई बिगनर हैं उनको पता ही ना हो कि ये क्या है, तो फिर वो क्या सोचेंगे कि ये क्या बात चल रही है। रेन यी ली, ये मन परेशान हो गई है। कंपैशन को रेन कहते हैं चाइनीज में, राइटियसनेस को यी कहते हैं, प्रॉपराइटी को ली कहते हैं, और मुझे शहरी कहते हैं। ठीक हो गया जी। अगला आ गया जी, विजडम वर्सेस इग्नोरेंस। विजडम को कहते हैं जी, ZHI, चाइनीज में कन्फ्यूशियस। जो जुंजी है वो वैल्यू करेगा जी को, विजडम को। वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएगा, वो सीख करेगा कि मैं सिचुएशंस में यार देखूं क्यों हो रहा है ये, डीपली उनको सीख करेगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस की, थॉटफुल डिसीजंस लेगा। उसको पता है कि इनसाइट और रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, रिकॉग्नाइज करेगा। उसको पता है कि कोई भी मैं बात करूं, कोई भी काम करूं, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, खास तौर पे एक्शंस के। बात करना भी एक एक्शन ही है ना, स्पीच में आ जाता है। तो स्पीच इज एवरी एक्शन दैट यू डू, वेदर यू आर डांसिंग इन अ स्ट्रीट,
whether you are posting something on the social media, this is speech, this is your speech. और दूसरी तरफ वो जो स्मॉल मैन है शाओरिन, वो एक्ट करेगा विदाउट नॉलेज और फोरसाइट, इम्पल्सिव चॉइसेस बनाएगा। देखो, जितने भी ये भी ये चौथा चल रहा है ना, सारों में वोकैब, जार्गन्स, चॉइस ऑफ वर्ड सब में डिफरेंट है। बात वही हो रही है लेकिन डिफरेंट है। इम्पल्सिव चॉइसेस लेगा, लिमिटेड पर्सपेक्टिव्स में चलेगा। तो उसकी इग्नोरेंस उसके लिए तो नासूर है ही, दूसरों के लिए भी नासूर बन जाएगी। आपकी सोसाइटी की बेस्ट एग्जांपल है। आखिरी जो वर्च्यू है जिसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट चलना है, वो है ट्रस्टवर्दीनेस वर्सेस डिसऑनेस्टी। इसको कहते हैं जिन। ये ना भी याद रहे खैर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। इग्नोर कर दें, नहीं समझ आ रही है, जी जिन ली पिन पुन किन टुन छिन, ठीक है, इग्नोर कर दें इसको। लेकिन ऑब्वियसली हर बच्चे को लेके मैंने चलना होता है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो ये पिक कर रहे होते हैं, तो एक भी पिक कर रहा है तो मेरी सक्सेस है। 1.5% ही पास हो रहे होते हो। ट्रस्ट वर्दीनेस डिफाइन करती है उस जुंजी को। वो वैल्यू करता है अपनी कमिटमेंट्स को, अर्निंग द ट्रस्ट को वो कमिट करता है कि मैंने ट्रस्ट अर्न करना है। उसके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रिलायबिलिटी पे बिल्ड होते हैं। रिलायबल है। और जो दूसरी तरफ स्मॉल मैन है शाओरिन, ही लैक्स ऑनेस्टी, प्रॉमिस ब्रेक करेगा, डिसीव करेगा, जहां पे उसको सूट करेगा ना वहां पे डिसीव करेगा, जहां में मौका मिलेगा धोखा देगा। इससे ट्रस्ट इरोड होता है ना, ट्रस्ट इरोड होगा तो वो आइसोलेट हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी उसकी तेल लेनी चली जाएगी, खत्म, रिलायबल नहीं रहेगा। तो ये जितने हमने ये व्यू देखे हैं, ये टू डिफरेंट पाथ्स हैं, दोनों के टू पाथ्स ऑफ लाइफ हैं, टू पाथ्स ऑफ लाइफ है, जिसमें हर आप देख रहे हो कि वो एक तरफ जुनजी है, दूसरी तरफ शाओरन है, वो अपना अपना जो है वो उसने एक रास्ता इख्तियार किया हुआ है। एक करेक्टर बिल्ड कर रहा है, वर्चू फॉलो कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है सोसाइटी को, कंपैशन, जस्टिस, प्रॉपरिटी, विजडम, ट्रस्टवर्दीनेस सबसे चल रहा है। एक पर्पज है, रिस्पेक्ट है उसकी लाइफ में। दूसरी तरफ स्मॉल मैन है, वो सेल्फ इंटरेस्ट, कंफर्ट, सुपरफिशियल गेन्स, डीपर फुलफिलमेंट्स को मिस कर रहा है। वो वर्चू उसको किसी खाते में नहीं ला रहा, तो अपनी चॉइस से चल रहा है, दूसरा भी अपनी चॉइस से चल रहा है। ठीक हो गया। तो यही फिर वर्ल्ड को जो है ना वो शेप भी कर रहे हैं। यहां तक बात समझ आ गई? अब हम जाने लगे हैं मेन काम एस्पेक्ट जो हमने देखने हैं। ठीक है। हाँ जी, लिख सकते हैं अगर आपको याद रहे तो। विजडम वर्सेस इग्नोरेंस। समझ आ गई जी। अब जो बड़ा अगला हम हेडर बनाने लगे हैं ना, वो अब हमने एक एक एस्पेक्ट में देखना है इन दोनों को, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स। इसमें मैं चलूंगा आर्गुमेंटेटिव स्टाइल में।
अब आपने देखना है, आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स में मैं चलूंगा इसमें। ये पेपर में नहीं लिखना कि मैं इसमें चल रहा हूं, बस ये मैं आपको बताने के लिए कि एक याद रह जाए चीज। वो जो सुपीरियर मैन है ना, SM, वो आर्ट को, वो ये कहता है कि यार ये आर्ट जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि भाई इसको देखी जाओ। समथिंग टू लुक एट, दिस इज नॉट समथिंग टू लुक एट, इट इजंट जस्ट समथिंग टू लुक एट, इट इज समथिंग टू फील एंड रिफ्लेक्ट, टू फील एंड रिफ्लेक्ट अपॉन। ये आर्ट उसके लिए एक विंडो है, वो कहता है ये मेरे लिए एक विंडो है जिससे मैं ह्यूमन एक्सपीरियंस के हार्ट के अंदर झाती मारता हूं, कहता है, झांक रहा हूं मैं उसके अंदर। ये वो मीडियम है जिसके थ्रू वो कनेक्ट कर रहा है रेजिलियंस के साथ, एम्पथी के साथ, ब्यूटी इन इम्परफेक्शन के साथ। ये बात बड़ी आगे तक जाती है, ये सेइंग जोन सी ना बहुत डीप है। वो यहाँ पे डिफरेंट किसी बड़े फिलोसफर को कोट भी करता है। वो कहता है इमैनुअल कांत ने कहा था कि जो ट्रू आर्ट है ना, वो बियॉन्ड सुपरफिशियल रीचेस तक जाके पहुंचता, उसकी लेयर्स में मीनिंग छुपे होते हैं। दूसरी तरफ वो जो स्मॉल मैन है, एक्स, ये एक्स और जे लिखता हूँ वो खुद ही लिखना, क्योंकि अगर मैं सुपीरियर मैन लिखता हूँ SM, तो स्मॉल मैन भी SM ही है, तो यहाँ पे जे मीन सुपीरियर मैन जुंजी है, और एक्स मीन्स वो शाओरेन मीन स्मॉल मैन, ठीक है। वो कहता है मैं नहीं मानता, वो कहता है आर्ट, आर्ट एक कॉमोडिटी है। ये एक वो प्राइज है जिसे स्टेटस और प्रेस्टीज की अलामत समझा जाता है। उस आर्ट की जो वैल्यू है वो उसकी प्राइस में है, कि वो कितने डॉलर्स में बिकती है। उसका सिंबल ऑफ सक्सेस तो जुड़ा ही उसके उस इमेज के साथ हुआ है जो बिक रहा है। तो ये दोनों एक गैलरी में खड़े हुए हैं, एक तरफ वो जुंजी है, वो एक तस्वीर में खो जाता है जो कि उसको एक स्टोरी सुना रही है, जिसमें वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, बात शुरू में हो गई थी रिफ्लेक्ट अपॉन और फील। और दूसरी तरफ वो शाओरेन है, स्मॉल मैन, वो फोकस कर रहा है वेल नोन वर्क्स पे, सिर्फ वेल नोन वर्क्स पे, छोटों को देख ही नहीं रहा आप, जो पहले से मशहूर है, उनकी वर्थ को काउंट कर रहा है। ये देख रहा है एक जर्नी के तौर पे उसको, ये देख रहा है उसको पर्सनल सक्सेस के तौर पे। अब आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लगाया क्यों है, क्योंकि जो आर्ट है ना वो ऑफन एक डिबेट स्पार्क कर देता है कि आखिर ये क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो ये आर्ग्यूमेंट है ना कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई वो। तो ये हमने
एक आर्ग्यूमेंट स्टाइल में ऊपर दिखा है कि वो उसको वो रिप्रेजेंट होगी चीज और उसको ये रिप्रेजेंट होगी। वो एक सवाल आ गया ना बीच में कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आर्ट। यही होता है ना कि आर्ट ये एक तस्वीर है सामने, या ये जो उसने ये जो कुगियां मारी हुई हैं, एलो जी का एक पेंटिंग है, उसके ऊपर ये कुगियां पड़ी हुई हैं एलो। एक बंदा है उसके लिए सिर्फ एक लाइंस है, एक बंदा है उसके लिए पूरी एक यूनिवर्स है। रेनबो है। वो एक आम बंदा देखेगा, वो कहेगा यार क्या ये ऐसे बस ठीक है, बन गया, एक पैटर्न सा बन गया है। लेकिन एक पोएट अगर उसको देखेगा तो क्या है। अब इधर वो एक आम बंदा स्मॉल मैन है इस रेनबो के लिए, और वो पोएट जो है वो सुपीरियर मैन है इस रेनबो के लिए। समझ आ रही है बात? मैंने कब रुका है? मैंने रुका किसी को ना दें। बगैर एग्जाम्पल के भी ये आप इसको लिखेंगे ना तो ये आपका 150 100 वर्ड्स का तो आराम से पैरा बन जाएगा। तो ये बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट के तौर पे चला है, और इसमें वो प्रोफाउंड डिफरेंसेस देखे हैं जो ये दोनों इंडिविजुअल्स में वे आर्ट को वैल्यू करने में नजर आ रहे हैं हमें। ठीक हो गया। अगला, कनेक्शन टू नेचर। ये डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में चलाऊंगा मैं। जस्ट पिक्चर अ फॉरेस्ट जहां पे हर साउंड, वो रसलिंग ऑफ लीव्स, जेंटल फ्लो ऑफ स्ट्रीम, वो फील कर रही है कि विस्पर ऑफ समथिंग एंशियंट। वहां पे वो जो सुपीरियर मैन है जुंजी, खड़ा होता है, गहरा सांस लेता है, उस नेचर को अलाउ करता है कि वो उससे बातें करे जैसे वो बात करना चाहती है। वाइल्ड नेचर है वो। भाई, रसलिंग लीव्स, द जेंटल फ्लो ऑफ अ स्ट्रीम, पीकी बर्ड्स, these all are like a whisper of something ancient। अब वो उस जुंजी का वहां पे स्टैंड स्टिल करना, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इन द earthy air, letting the nature speak to him in its own way। ये मैंने क्या किया है? ये मैंने डिस्क्राइब किया है। देख नहीं रहे आप? डिस्क्रिप्शन चल रही है इधर। ये मैंने डिस्क्राइब किया नेचर को और उसको, जुंजी को। उसके लिए नेचर अलाइव है, एक वाइज टीचर है। ये डिस्कोर्स चल रहा है भाई लिखने का, जो कि उसके अंदर नर्चर कर रही है क्या? पेशेंस एंड ह्यूमिलिटी। अब ईच ट्री देयर एंड रिवर बैंक इज अ लेसन इन रेजिलियंस, जो कि उसको रिमाइंड करवा रहा है उसकी लाइफ कि वो कितनी स्ट्रेंथफुल है। अब इसके साथ साथ वो जो स्मॉल मैन है शाओरन,
वो एक डिफरेंट गेज में खड़ा है वहां पे, डिफरेंट गेज, मतलब उसका आउटलुक ही और है। वो ट्रीज को एज अ टिम्बर देख रहा है, वो लैंड को एज अ रियल एस्टेट देख रहा है, वो माउंटेन्स को क्या कर रहा है, सीमेंट फैक्ट्री देख रहा है। वो इन सब रिसोर्सेज को कह रहा है कि यार बस इंतजार कर रहे हैं कि बस इनको टैप किया जाए, किस तरह मैं कर लूं इनको। अब इधर दोनों की डिस्क्रिप्शन अलग है। जुंजी जो है वो उस मोमेंट में फुल डीपली रूटेड है, बल्कि ये कैलकुलेशंस ही मार रहा है उधर, कि वो मतलब वो वंडर कर रहा है कि ये फॉरेस्ट किस तरह से उसको इंटरेस्ट को पूरा कर सकता है। मैं क्या करूं, वो यहाँ पे खड़े होकर सोच रहा है कि यार मैं एक कंपेन ना कर लूं, मैं 4-5 बंदे जो है इधर ले आया करूं कंपेन कराने, कैंपेन कराने के लिए। कैसा है, दोनों नेचुरल स्पेस में है, डिस्क्रिप्शन दोनों की अलग है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मजा आ रहा है? तो इसमें जो डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स है ना, उसने पेंट किया है एक विविड पिक्चर ऑफ द फॉरेस्ट, जिसने मतलब वो जो कोई भी उसको रीड कर ना तो उसको फील हो रहा है वो एटमॉस्फेयर, वो इमेजिन कर रहा है उस सीन को, उसके हर करेक्टर से, उसकी हर डिस्क्रिप्शन से। सेंसरी डिटेल्स दे दी हमने, ये डिस्क्रिप्शन दे दी हमने इसमें कि किस तरह वो इंटरेक्ट कर रहे हैं नेचर के साथ। सेम एनवायरनमेंट है, लेकिन दोनों की डिफरेंट जो है वो इवोकिंग्स हो गई हैं। समझ आई? तो 11:30 हो रहे हैं आज तक, आज हम इसको इतना ही रखते हैं, बाकी एस्पेक्ट्स हम कल कवर करेंगे। जो बच्चे ज्वाइन कर, अभी क्लास ना छोड़ना जी, वो सादिया से रब्ता कर सकते हैं, 0316676525। सादिया कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर देंगी। इसी तरह से हम, मैंने शुरू में बता दिया था, 15+ का मतलब है 20 भी हो सकते हैं, 16, 17, 18, 25 भी हो सकते हैं। जनवरी तक मेरी कोशिश होगी मैक्सिमम में आपको जो कमिटमेंट है उससे ज़्यादा टॉपिक्स करवाऊँ, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसी रही जी क्लास? यार ये नंबर है, मैं इधर टाइप कर देता हूँ। 0316668755।